जिन लोगों की धारणा है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है, वे यह भी सोच सकते हैं कि मुस्लिम देश आधिकारिक तौर पर परिवार नियोजन को बढ़ावा नहीं देंगे। यह धारणा कितनी सच है, यह समझने के लिए कुछ ऐसे देशों का उदाहरण लेते हैं जहां इस्लाम आधिकारिक धर्म है और आबादी का बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है। सकल प्रजनन दर TFR विश्व बैंक 2020 के घटते क्रम में मैंने 10 देशों को चुना है। ये हैं नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया और ईरान। तालिका दिया हुआ है सभी देशों का। इसमें सकल प्रजनन दर विश्व बैंक 2020 के अनुसार सब बताया गया है। दूसरे कॉलम में गर्भ निरोधक इस्तेमाल की दर, शादीशुदा या सहजीवन में रह रही महिलाएं, 15 से 49 आयु वर्ग, कोई भी तरीका 2019, UNFPA 2019। और तीसरा कॉलम है परिवार नियोजन की अपूर्ण ज़रूरतें, शादीशुदा या सहजीवन में रह रही महिलाएं, 15 से 49 आयु वर्ग, 2019, UNFPA 2019। हर देश का अलग अलग जो है प्रतिशत दिया हुआ। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे सघन आबादी वाले देशों में एक है। 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस देश में करीब 20 करोड़ लोग रहते हैं। यह अफ्रीका की सर्वाधिक आबादी वाला देश होने के साथ दुनिया का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है। नाइजीरिया के 53.5% लोग मुस्लिम हैं। इसके अलावा रोमन कैथोलिक 10.6%, अन्य ईसाई 35.3% और दूसरे धर्मों के लोग 0.6% हैं। एक नाइजीरियाई महिला अपने जीवन काल में औसतन 5.3 बच्चों को जन्म देती है। हालांकि यहाँ की सरकार ने 1960 के दशक से कई जनसंख्या नीतियाँ लागू की, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा और प्रचार अभियान चलाए, लेकिन परिवार नियोजन को लोगों ने प्राथमिकता नहीं दी। गर्भ निरोधक खरीदने पर लोगों ने या तो बिल्कुल खर्च नहीं किया या मामूली खर्च किया। वर्ष 2010 की शुरुआत में सरकार ने परिवार नियोजन की स्थिति सुधारने के लिए कई पहल की। इसका श्रेय मुख्य रूप से राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन को जाता है। नाइजीरिया ने वित्तीय वर्ष 2011 और उसके अगले वर्ष परिवार नियोजन के लिए $30 लाख का आवंटन किया। उसने एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुफ्त मातृ स्वास्थ्य पैकेज भी घोषित किया, जिसमें परिवार नियोजन से संबंधित सेवाएं और उपाय शामिल किए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की कवरेज में गर्भ निरोधकों को भी शामिल किया गया। देश की परिवार नियोजन योजना नीति की चर्चा करते हुए 2012 में राष्ट्रपति जोनाथन ने स्वीकार किया था कि यह बेहद संवेदनशील विषय है। हम निहायत ही धार्मिक लोग हैं। यह बड़ा संवेदनशील मसला है। ईसाई और मुस्लिम दोनों, यहाँ तक कि परंपरावादी और अन्य धर्मों के लोग भी जानते हैं कि बच्चे ईश्वर की देन हैं। आपके लिए किसी नाइजीरियाई को बच्चों की संख्या कम रखने की बात कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह ईश्वर की देन को मना करेगा। नाइजीरिया में किए गए अनुभव सिद्ध अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भ निरोधकों के प्रति महिलाओं का व्यवहार मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वास्थ्य की चिंता से जुड़ा है, लेकिन अब भी गर्भ निरोधकों के तथाकथित दुष्प्रभाव, पति की पसंद और धर्म इसे तय करने में भूमिका निभाते हैं। नाइजीरिया में अनेक धार्मिक नेता परिवार नियोजन की पहल के खिलाफ रहे हैं, इसलिए वहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रमों में धार्मिक नेताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में
परिवार नियोजन को प्रभावित करने में धर्म की भूमिका पर चर्चा हुई। जनवरी 2013 में एक गैर लाभकारी नाइजीरियाई धार्मिक संगठन क्रिश्चियन रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया, जो देश के दक्षिण पश्चिम इलाके में सक्रिय है, ने एक स्थिति पत्र जारी किया। इसमें सरकार से ऐसे कानून बनाने और लागू करने का आग्रह किया गया जिनसे परिवार नियोजन को बढ़ावा मिले और बच्चों के बीच अंतराल बढ़े। इसके लिए धनराशि का प्रावधान करने की भी बात कही गई। नाइजीरियाई शहरी प्रजनन स्वास्थ्य पहल को बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फंड उपलब्ध कराता है। वह सरकार के परिवार नियोजन और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य योजनाओं में भी साझेदार है। उसने कई अंतरधार्मिक मंच भी स्थापित किए हैं जहां धर्म गुरुओं के समूह हर साल मिलते और परिवार नियोजन पर चर्चा करते हैं। उन्हें भी परिवार नियोजन के सकारात्मक पहलुओं की जानकारी दी जाती है। 2004 में नाइजीरिया की इस्लामी मामलों की सर्वोच्च परिषद ने व्यापक अध्ययन कराया, जिसका मकसद यह पता लगाना था कि नाइजीरियाई मुसलमानों को धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के साथ साथ प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सुधारने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस कार्य में पाथफाइंडर इंटरनेशनल और पॉलिसी प्रोजेक्ट की पहल ने भी मदद की। यूएसएड और पैकार्ड फाउंडेशन ने फंडिंग मुहैया कराई। इस अध्ययन से परिषद को HIV, एड्स और अन्य यौन संक्रमित बीमारियों से लेकर सेहत से जुड़े नुकसानदायक तरीकों और परिवार नियोजन के बारे में समझने का मौका मिला। उसने निष्कर्ष निकाला कि प्रचलित मान्यताओं के बावजूद गर्भनिरोध के ज़्यादातर तरीकों को इस्लाम में मंजूरी है। उसने तय किया कि स्पष्ट रूप से जनसंख्या नियंत्रण तो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन परिवार के भले के लिए 2 बच्चों के बीच अंतर महत्वपूर्ण कदम है। उदाहरण के लिए कुरान में कहा गया है कि माँ को 2 वर्षों तक बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। यह इस बात का संकेत है कि दूसरे बच्चे के लिए माँ को कम से कम 2 साल इंतजार करना चाहिए। अफ़गानिस्तान की मौजूदा आबादी 3.8 करोड़ है, जिसके 2050 तक 6.4 करोड़ हो जाने का अनुमान है। वहाँ बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है। अफ़गानिस्तान की सकल प्रजनन दर यानी TFR 4.41 है। UNFPA के एक अध्ययन के अनुसार 2013 में 10% अफ़गानों ने ही परिवार नियोजन के आधुनिक तरीकों को अपनाया। एक दशक से कुछ अधिक समय में बाल मृत्यु दर घटने के कारण इनका इस्तेमाल दोगुना हुआ है। अफ़गानिस्तान में 3 दशकों के युद्ध ने इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सेवाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और उसका असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ा। लगातार ऊंची प्रजनन दर और बच्चों तथा माताओं की मृत्यु दर में गिरावट से आबादी बढ़ गई। तालिबान की तरफ से सामाजिक राजनीतिक हस्तक्षेप और मौत की धमकियों के कारण यहाँ हालात अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। तालिबान जैसे संगठन महिलाओं को पढ़ाई लिखाई से रोकते हैं, इसलिए अफ़गानिस्तान में ऊंची प्रजनन दर परिवार नियोजन के धार्मिक विरोध का नतीजा कम, महिलाओं में शिक्षा की कमी का नतीजा अधिक है। महिला शिक्षा पर तालिबान की पाबंदी के कारण उनके सामने परिवार नियोजन के विकल्प बहुत थोड़े होते हैं। इसी का परिणाम है कि 50% अफ़गान लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। इनमें 33% लड़कियां तो 18 साल की उम्र से पहले एक बच्चे की मां भी बन जाती हैं। जल्दी शादी का एक और नतीजा यह है कि अफ़गानिस्तान की 50% आबादी 15 साल से कम उम्र की है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम पड़ गए हैं और संसाधनों का भी टोटा हो गया है। देश के विकास के साथ साथ सुरक्षा भी बाधित हुई है। इन खतरों को समझते हुए सरकार परिवार नियोजन और गर्भ निरोध के तरीकों को आम जन तक पहुंचा रही है। लोगों को परिवार नियोजन के फायदों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में सीमित सफलता ही मिल पाई है। तालिबान ने परिवार नियोजन पर रोक लगा रखी है क्योंकि उनका मानना है कि इससे लड़कियों में व्यभिचार को बढ़ावा मिलता है।
परिवार नियोजन और गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल का समर्थन करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की अतीत में हत्या भी हुई है। महिला शिक्षा पर रोक का एक नतीजा यह भी है कि वहाँ महिला स्वास्थ्यकर्मियों की बड़ी कमी है। महिलाएं प्रजनन संबंधी उपचार या सलाह मशवरे के लिए पुरुषों के पास जाने से कतराती हैं। लड़के की चाह भी महिलाओं के बार बार गर्भवती होने और ऊंची जन्म दर की एक वजह है। अफगानिस्तान सरकार विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से परिवार नियोजन और गर्भ निरोधकों की स्वीकार्यता बढ़ाने के प्रयास कर रही है ताकि प्रति महिला बच्चों की संख्या कम की जा सके। अनेक धार्मिक नेता भी परिवार नियोजन के संघर्ष से जुड़े हैं। वहाँ उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं। पहला, दवा की दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, इसलिए रात की नमाज के बाद कंडोम का वितरण। दूसरा, लोगों से परिवार नियोजन के बारे में चर्चा ताकि स्वीकार्यता बढ़े। कुरान के उन हिस्सों को पढ़कर सुनाना जिनमें परिवार नियोजन और 2 बच्चों के बीच अंतर का महत्व बताया गया है। तीसरा, इस प्रचलित धारणा को गलत बताना कि गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल से प्रजनन क्षमता घटती है और मानसिक कमजोरी आती है। परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ाने में धार्मिक नेताओं की भूमिका अहम होती है। खासकर अफगानिस्तान जैसे देशों में UNFPA ने अनेक धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए, कई तरह की सामग्रियां प्रकाशित की हैं और लोगों से सीधी बातचीत के कार्यक्रम भी चलाए हैं। प्रभावशाली धार्मिक नेताओं और समुदाय के महत्वपूर्ण लोगों ने इनमें हिस्सा लिया और परिवार नियोजन के पक्ष में बोले। सिविल सोसाइटी में मीडिया और महिलाओं की भूमिका के महत्व को समझते हुए UNFPA ने परिवार नियोजन तथा बच्चों के बीच अंतर रखने से जुड़ी गतिविधियों के लिए सिविल सोसाइटी की 120 नेत्रियों और 24 पत्रकारों को अपने साथ जोड़ा है। 2016 में FP 2020 की प्रतिबद्धता तय करने के बाद तमाम चुनौतियों के बावजूद अफगानिस्तान ने काफ़ी तरक्की की है। वहाँ जन स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या बढ़ी है। लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी के साथ गर्भ निरोध के ज़्यादा विकल्प मुहैया कराए जाते हैं। सरकार इस कार्य में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और धार्मिक नेताओं, युवाओं तथा सिविल सोसाइटी को जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। साल 2020 तक 30% लोग आधुनिक गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करने लगे। इस लक्ष्य को हासिल करने और अपूर्ण ज़रूरतों को 10% कम करने के लिए अफगानिस्तान ने सप्लाई चेन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर फोकस किया है। इसके अलावा परिवार नियोजन के आड़े आने वाली सांस्कृतिक और धार्मिक बाधाओं को दूर करने तथा अंतर क्षेत्रीय समन्वय पर भी फोकस किया गया है। गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल प्रजनन, माताओं, शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य में समन्वय स्थापित करने के लिए कई परिवार नियोजन समितियां गठित की गई हैं। यह परिवार नियोजन के क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और नेतृत्व को दर्शाता है। पाकिस्तान, बच्चों की संख्या, उनके बीच अंतराल और जन्म का समय तय करने के अधिकार का किसी महिला के जीवन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन पाकिस्तान में हर 5 में से 1 महिला की गर्भावस्था से बचने के प्रभावी उपायों तक पहुंच ही नहीं है। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में पाकिस्तान में सकल प्रजनन दर 3.3 और आबादी 21.9 करोड़ थी, यानी 21.9 करोड़। परिवार नियोजन को लेकर पाकिस्तान का रवैया विवादास्पद रहा है, खासकर अनेक धार्मिक नेताओं के इसके खिलाफ बोलने के कारण। ऐसे ही एक इस्लामी विद्वान मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, ने 1945 में इस्लाम और ज़ब्ते विलादत यानी इस्लाम और जन्म नियंत्रण किताब लिखी। इसमें उन्होंने परिवार नियोजन और जन्म नियंत्रण को यह कहकर खारिज किया कि ये विचार इस्लाम के खिलाफ हैं। रोचक बात यह है कि उनकी यह धारणा इस विचार पर आधारित थी कि परिवार नियोजन से अवैध संबंध और यौन संक्रमित बीमारियां बढ़ेंगी, परिवार बिखर जाएंगे क्योंकि महिलाएं काम करने के लिए स्वच्छंद होंगी और अपनी पारंपरिक भूमिकाएं नहीं निभाएंगी। दूसरी तरफ उन्होंने अल-अज़्ल यानी स्खलन से पहले लिंग बाहर निकाल लेना का समर्थन किया, लेकिन कहा कि इसे चिकित्सकीय ज़रूरतों वाले व्यक्तियों तक ही सीमित रखा जाए।
पाकिस्तान में परिवार नियोजन की नीतियों का इतिहास 1950 के दशक से शुरू होता है, जब सरकार ने पहली पंचवर्षीय विकास योजना 1955 से 1960 में परिवार नियोजन को शामिल किया। हालांकि इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, क्योंकि आम धारणा यह थी कि परिवार नियोजन इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने काम करना जारी रखा, जिसका गठन बेगम सईदा वहीद ने सरकार की मदद से किया था। एसोसिएशन का मुख्य फोकस महिलाओं की सेहत सुधारना और उनका सशक्तिकरण था। उन दिनों सरकार ने महसूस किया कि ऊंची प्रजनन दर और जनसंख्या वृद्धि अर्थव्यवस्था और विकास के लिए बाधक हैं। 1958 में सैन्य विद्रोह के बाद फील्ड मार्शल अयूब खान पाकिस्तान के नेता बने। वे परिवार नियोजन के बड़े पक्षधर थे, लेकिन परिवार नियोजन की पहलों से उलेमाओं को बाहर रखने के कारण वह विफल हो गया। 1969 में जब जनरल याहिया खान ने सत्ता संभाली तो उन्होंने समाज में गर्भ निरोध के उपायों की स्वीकार्यता बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने इसके लिए अलग मॉडल अपनाया। उन्होंने लोगों को प्रेरित करने पर फोकस किया, जबकि पुराने मॉडल में आपूर्ति बढ़ाने पर फोकस था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में परिवार नियोजन से जुड़ी नीतियां बदल गईं और उसका महत्व कम कर दिया गया। धार्मिक नेताओं को संतुष्ट करने के लिए परिवार नियोजन को कम प्राथमिकता दी जाने लगी। सरकार की तरफ से परिवार नियोजन के जो भी प्रयास हुए, लगातार विरोध के कारण वे विफल हो गए। दुकानदार दुकानों में गर्भ निरोधक रखने से कतराते थे। ग्रामीण इलाकों में उनका वितरण बड़ी समस्या थी। रूढ़िवादी संस्कृति के कारण चुनिंदा महिला स्वास्थ्यकर्मियों को ही नियुक्त किया जा सकता था। 1977 में जब जियाउल हक ने भुट्टो से सत्ता अपने हाथों में ली तो वे भी धार्मिक नेताओं के साथ थे, लेकिन प्रजनन दर और जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी। हालांकि इन कार्यक्रमों का भी धार्मिक संगठनों की तरफ से विरोध हुआ। कहा गया कि पैगंबर परिवार नियोजन के खिलाफ हैं तथा गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन के अन्य उपाय इस्लाम के विरुद्ध हैं। ऐसी किसी योजना की सफलता के लिए धर्मगुरुओं को साथ लेने के महत्व को समझते हुए 2002 में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में उलेमाओं को शामिल करने का प्रयास शुरू हुआ। ईरान जैसे रूढ़िवादी मुस्लिम देश का उदाहरण दिया गया, जहां न सिर्फ परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया गया बल्कि प्रजनन दर तथा जनसंख्या वृद्धि दर कम करने की नीतियां बनाई गई। पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे 2012-13 के अनुसार प्रजनन आयु वर्ग की 56% शादीशुदा महिलाएं परिवार नियोजन सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहती थीं, जबकि सिर्फ 35% महिलाएं ही वास्तव में उनका इस्तेमाल कर पा रही थीं। यानी देश में परिवार नियोजन की 21% ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। यह जानना रोचक है कि पाकिस्तान में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का फ़ायदा शहरी इलाकों से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में हुआ है। शहरों में गर्भ निरोध की दर दोगुनी हुई, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 6 गुनी हो गई। हालांकि पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल 10 गुना बढ़ा है। इसका एक कारण ग्रामीण इलाकों में गर्भ निरोधकों की ज़रूरतों का पूरा न होना हो सकता है। 2012 में FP 2020 के संकल्प के बाद पाकिस्तान ने परिवार नियोजन रणनीतियों को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। अभी पाकिस्तान के चारों प्रांतों ने परिवार नियोजन के लिए लागत सहित अमल योजना यानी कॉस्टेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान CIP का ड्राफ्ट तैयार किया है। सार्वजनिक तथा निजी दोनों पक्षों को मिलाकर टास्क फोर्स गठित की गई है। CIP कई साल का रोड मैप है। इसका मकसद राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सरकारों को परिवार नियोजन का लक्ष्य हासिल करने में मदद करना है। इससे जिंदगियां बचेंगी और महिलाओं, परिवारों तथा समुदाय की सेहत में सुधार आएगा। सभी प्रांत गर्भ निरोधकों की खरीद के लिए घरेलू संसाधनों के इस्तेमाल पर फोकस कर रहे हैं। सरकार भी गर्भ निरोध के व्यापक तरीके उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। उसने मझोले स्तर के सेवाकर्मियों को IUD इस्तेमाल और इम्प्लांट के लिए प्रशिक्षित भी किया है। समाज में जागरूकता लाने के प्रयासों के तहत वह धार्मिक नेताओं का भी सहयोग ले रही है। गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल की दर 2020 तक बढ़ाकर 50% तक ले जाने के लिए पाकिस्तान सरकार इस तरह के सहयोग को मजबूत बनाने पर भी काम कर रही है। मिस्र। अरब की गतिविधियों में मिस्र
की भूमिका अहम है। इस्लाम का सबसे प्रतिष्ठित अल अजहर विश्वविद्यालय यहीं है। यहाँ की आबादी 10.1 करोड़ है, जो अरब क्षेत्र में सबसे अधिक है। सकल प्रजनन दर 3.1 है, जो ऊंची है। यहाँ लोगों का मानना है कि परिवार बड़ा होने पर आमदनी ज़्यादा होगी। ग्रामीण मिस्र में जन्म नियंत्रण को इस्लाम विरोधी भी माना जाता है, लेकिन 1937 में अल अजहर विश्वविद्यालय के फतवे में इस मान्यता पर सवाल उठाए गए और बच्चों के बीच अंतराल बढ़ाने के उपायों को स्वीकृति दी गई। मिस्र में परिवार नियोजन की पहली बार परिकल्पना 1960 के दशक में की गई थी और उसे औपचारिक आकार 1977 में दिया गया। इसे 1980 में आबादी, मानव संसाधन विकास एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम ढांचे के जरिए लागू किया गया। 1986 में तीसरी राष्ट्रीय जनसंख्या योजना तैयार किए जाने के रूप में प्रमुख घटना हुई। एक और अहम पड़ाव 1996 है, जब इस योजना का दायरा कम आय वाली और ग्रामीण आबादी तक बढ़ाया गया। इस तरह आबादी तथा विकास के बीच संबंधों पर पुनः जोर दिया गया। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो परिवार नियोजन नीतियों का शुरुआती दौर में बड़े पैमाने पर धार्मिक विरोध हुआ। सरकार के प्रयासों को विवादास्पद और उकसाने वाला माना गया। स्थिति तब और जटिल हो गई जब नेतृत्व ने जन्म नियंत्रण को पश्चिमी विचार मानते हुए परिवार नियोजन के प्रयासों को धीमा कर दिया। माना गया कि अधिक आबादी वाला मिस्र क्षेत्रीय गतिविधियों को प्रभावित करने में सक्षम होगा। डॉक्टर मेहर महरन से पहले मिस्र में परिवार नियोजन योजनाओं को कोई खास सफलता नहीं मिली। डॉक्टर महरन को राष्ट्रपति मुबारक का समर्थन हासिल था। उनके नेतृत्व में मिस्र के परिवार नियोजन कार्यक्रम ने तब सफलता हासिल की जब 1985 से 1988 के दौरान गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल बढ़ा और प्रजनन दर में गिरावट आई। यह ट्रेंड 2000 और उसके बाद भी जारी रहा। गर्भ निरोध के तरीकों और इसकी बारीकियों के बारे में लोगों को कम जानकारी थी। इसे दूर करने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया, जिसमें पोस्टर और पर्चों के साथ फील्ड कर्मी भेजे गए। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासतौर से टेलीविज़न का भी इस्तेमाल किया गया। 1992 में आयोजित दूसरे जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण में पता चला था कि शहरों में 90% और ग्रामीण इलाकों में 70% घरों में टेलीविज़न है। जनसंचार माध्यमों का इस्तेमाल सिर्फ सूचनाएं देने के बजाय व्यवहार बदलने के लिए प्रोत्साहित करने में भी किया गया। गर्भ निरोध का सबसे लोकप्रिय तरीका आईयूडी था, लेकिन इसकी उपलब्धता की समस्या थी। 1980 के दशक के मध्य तक इजिप्शियन मेडिकल एसोसिएशन ने नियम बना रखा था कि अस्पतालों या बड़े क्लिनिक में काम करने वाले पूरी तरह से प्रशिक्षित प्रसूति विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ ही आईयूडी इम्प्लांट कर सकते थे। इस तरह ज़्यादातर डॉक्टर इसके दायरे से बाहर थे। इस नियम को बदलने और आईयूडी को सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार के दबाव और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत थी। 1987 में यूएसएड ने चिकित्सकीय सेवा सुधार परियोजना क्लिनिकल सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंड मुहैया कराया। इस परियोजना में इजिप्शियन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के क्लिनिक को उन्नत बनाना, नए क्लिनिक खोलना और सेवा कर्मियों के प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाना शामिल था। जनसांख्यिकीय अध्ययनों और सर्वेक्षणों से पता चला कि शिक्षा स्तर में वृद्धि, महिलाओं की स्वायत्तता और सहमति से शादी होने पर गर्भ निरोध की स्वीकार्यता अधिक होती है। हालांकि कुछ लोग इसे निहायत ही निजी पारिवारिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप मानते हैं। उनका कहना है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की आड़ में राज्य प्रजनन संबंधी मामलों में बाइख्तियार आवाज़ के तौर पर मिस्र के परिवारों के घरेलू मामलों में दखल देना चाहता है। प्रजनन नियंत्रण नीतियों का विरोध करने वाले इस्लामी राजनीतिक समूहों से निपटने के लिए राज्य और दानकर्ता एजेंसियों ने अल अजहर विश्वविद्यालय के शेख जैसे राज्य प्रायोजित धार्मिक नेताओं का रुख किया, ताकि वे इस्लाम की शिक्षा की व्याख्या परिवार नियोजन के पक्ष में कर सकें। राज्य ने इस्लाम के उस विचार को आधार बनाया जिसमें कहा गया कि किसी भी कीमत पर नुकसान से बचा जाना चाहिए।
राज्य का तर्क है कि हालांकि संतान उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आबादी का बड़ा हिस्सा खराब सेहत वाला और कमज़ोर हो तो वह बेकार है। मिस्र की आबादी को सरकार ने इतना बड़ा संकट माना कि राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने 2017 में एक सम्मेलन में कहा कि देश के सामने आतंकवाद और अधिक आबादी दो बड़ी चुनौतियां हैं। मिस्र में हर 15 सेकंड में एक बच्चे का जन्म होता है। आबादी के लिहाज से यह पहले ही दुनिया में 13वें स्थान पर है। इससे पहले ही संसाधनों की कमी झेल रहे देश पर दबाव और बढ़ गया है। 2016 के वित्तीय संकट के बाद जिन परिवारों के सामने भोजन का संकट आया, उनकी समस्याएं और गहरा गई हैं। उस संकट के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई और मिस्र की मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा था। मिस्र में मूल समस्या वहाँ के नागरिकों की सोच और परिवार छोटा रखने की प्रेरणा न होना है। ग्रामीण इलाकों में बच्चे को कमाई का एक अतिरिक्त जरिया माना जाता है। यह धारणा काफ़ी लोकप्रिय है कि बच्चे खुदा की नेमत हैं। ऐसे लोगों से सिर्फ यह कहना काफ़ी नहीं कि एक और बच्चे का मतलब है एक और मुंह को खाना खिलाना पड़ेगा तथा देश के खत्म होते जल संसाधनों पर दबाव और बढ़ जाएगा। यहाँ परिवार नियोजन और यौन शिक्षा को बहुमुखी कार्यक्रम के तौर पर अपनाने की ज़रूरत है। यौन शिक्षा स्कूल स्तर पर शुरू की जानी चाहिए, जहाँ बच्चों को गर्भ निरोध, जल्दी शादी के नुकसान और जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ाया जाए। उसके बाद उन लोगों पर फोकस करना चाहिए जिनकी शादी होने वाली है और फिर शादीशुदा लोगों पर। तीसरा बच्चा होने पर दंपत्ति को दंडित करने का अगर कानून बने तो लोगों के लिए राहत के उपाय भी होने चाहिए, जैसे गर्भपात की अनुमति और गर्भपात क्लिनिक खोलने की इजाज़त देना। सऊदी अरब सऊदी अरब इस्लाम का केंद्र स्थल है, इसलिए इस्लाम या इसके सिद्धांतों के अध्ययन में इसे सबसे महत्वपूर्ण देशों में शुमार किया जाता है। दुनिया की दो सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदें यहीं हैं। जीवन के अनेक पहलुओं में मार्गदर्शन लेने के लिए लोग हज करने यहाँ आते हैं, जहाँ इस्लाम फला फूला। दुनिया के अनेक मुस्लिम सऊदी अरब जैसे देशों की मान्यताओं का पालन करते हैं। पवित्र कुरान ही सऊदी अरब का संविधान है। यहाँ की न्यायिक प्रणाली शरिया कानूनों पर आधारित है, जो कुरान और सुन्ना से लिए गए हैं। सऊदी अरब में वहाबी इस्लाम संप्रदाय का प्रभुत्व है, जिसे इस्लाम का रूढ़िवादी रूप माना जाता है। इस्लाम की वहाबी व्याख्या में महिलाओं को सीमित आज़ादी दी गई है। घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपने महरम या परिवार के पुरुष सदस्य पर निर्भर रहना पड़ता है। महरम की इजाज़त के बगैर महिलाओं का इलाज भी नहीं किया जा सकता। हालांकि सऊदी अरब ने 2018 में महिलाओं को ड्राइविंग की इजाज़त दी। यह लंबे अरसे से दमनकारी कानूनों के साए में रह रही महिलाओं की आज़ादी का नया मार्ग खोलने की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। लेकिन सऊदी महिलाएं आज भी कठोर कानूनों के साए में जीने को बाध्य हैं। उन्हें परिवार के पुरुष सदस्य की इजाज़त के बगैर अपने बारे में बुनियादी फैसले करने तक का हक नहीं है। सऊदी अरब ऐसा देश है जहां लगभग 50% शादियां परिवार के सदस्यों के बीच होती हैं। इसलिए वहां लोगों में कई बीमारियां पैदाइशी होती हैं। सऊदी अरब में जनसंख्या वृद्धि आज भी एक विवादास्पद मुद्दा है। जाहिर है कि ऐसे में आबादी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन की कोई नीति नहीं बनाई है। शादी की न्यूनतम उम्र न होने की वजह से करीब 27% महिलाओं की शादी किशोरावस्था में ही हो जाती है। बड़े परिवार को तरजीह दिए जाने के कारण यहाँ प्रजनन दर भी काफ़ी ज़्यादा है। अध्ययनों से यह बात साबित हो चुकी है कि खासकर लड़कियों की शिक्षा प्रजनन दर कम करने में सहायक होती है। विश्व बैंक के 2018 के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब में महिला साक्षरता दर 93% है। लेकिन यहाँ महिलाओं को अनेक विषय पढ़ने की इजाज़त नहीं है। सऊदी के कामगार वर्ग में सिर्फ 16.8% महिलाएं हैं। पुरुष प्रभुत्व देश में लैंगिक असमानता को देखते हुए महिलाओं के सामने विकल्प सीमित होते हैं। इसलिए भले ही अनेक लोगों को परिवार नियोजन और गर्भ निरोध की जानकारी हो,
2016 में सिर्फ 25% लोग गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल कर रहे थे। सऊदी अरब के अल कासिम क्षेत्र में किए गए एक अध्ययन में पता चला कि वहां प्रति महिला औसतन 5 बच्चे हैं। करीब आधी महिलाओं को गर्भ निरोधकों के बारे में जानकारी थी, फिर भी उनमें से ज़्यादातर 5 से 10 बच्चों को जन्म देना चाहती थी। यह अध्ययन सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कम से कम एक बच्चे वाली 18 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं के बीच किया गया। करीब 62% महिलाएं 2 बच्चों के जन्म में 2 से 3 साल का फासला रखना चाहती थीं। 12% 2 साल से कम का फासला चाहती थीं। सिर्फ 26% महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें लगता था कि 3 साल से अधिक का फासला रखना उचित होगा। गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल न करने के 3 प्रमुख कारण थे। पहला, 69% का मानना था कि बच्चे खुदा की दी हुई नेमत हैं। दूसरा, 20% को लगता था कि गर्भ निरोधकों से नुकसान होता है। तीसरा, 11% के अनुसार गर्भ निरोधक से उनकी शादीशुदा जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। बीते 20 वर्षों में सऊदी अरब की आबादी 86% बढ़ गई है। साल 2000 में वहाँ की आबादी 2.2 करोड़ थी, जो मार्च 2020 में 3.4 करोड़ हो गई। साल 2050 तक इसके 5.98 करोड़ हो जाने का अनुमान है। आबादी में इतनी बढ़ोतरी ने देश के सीमित जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि सऊदी अरब विकसित देशों में शुमार किया जाता है, लेकिन सीमित संसाधन और बढ़ती आबादी उसके विकास में बड़ी बाधा बन सकती है। विश्व बैंक के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक देश की सकल प्रजनन दर 2.4 है। सऊदी अरब में परिवार नियोजन आज भी विवादास्पद विषय है, क्योंकि अनेक लोग इसे समाज के अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि परिवार नियोजन समाज के लिए जरूरी है। इंडोनेशिया। मार्च 2020 में इंडोनेशिया की आबादी 27.2 करोड़ थी और यह दुनिया की चौथी सबसे अधिक आबादी वाला देश था। इंडोनेशिया विविधताओं वाला देश है और यहाँ अलग अलग नस्ल और धर्मों के लोग रहते हैं। हालांकि बहुसंख्यक यानी 87% मुसलमान हैं। बाकी आबादी ईसाई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, हिंदू तथा स्थानीय मान्यताओं वालों की है। 1960 के दशक में इंडोनेशिया सर्वाधिक तेजी से आबादी बढ़ने वाले देशों में था। यहाँ हर महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी, जिनमें कम से कम 2 की मौत स्कूल जाने की उम्र से पहले ही हो जाती थी। राष्ट्रपति सुहार्तो ने 1967 में सरकारी फंड से एक परिवार नियोजन योजना की शुरुआत की, जिसका नाम पेरकुम्पुलन केलुवर्गा बेरेनकाना इंडोनेशिया यानी इसको इंडोनेशियाई परिवार नियोजन एसोसिएशन PKBI था। इसका मकसद प्रजनन दर में कमी लाना और देश के हर नागरिक को शिक्षा प्रदान करना था। शुरुआत में लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करने पर फोकस किया गया। उन्हें 2 बच्चों के बीच अंतर रखने की जानकारी देने के साथ वैवाहिक और बांझपन के बारे में उनकी काउंसलिंग की गई। वह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। लगभग हर एक शख्स की काउंसलिंग हुई, जिसका नतीजा कम प्रजनन दर के रूप में सामने आया। PKBI सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में था, इसलिए उस कार्यक्रम को काफ़ी तवज्जो मिली। छोटे परिवार के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश में लड़का हो या लड़की 2 बच्चे ही काफ़ी नारा दिया गया। कार्यक्रम की सफलता का मुख्य कारण यह था कि इसमें इस्लाम, ईसाई और हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित धार्मिक नेताओं को शामिल किया गया। उनका धर्म परिवार नियोजन को स्वीकार करता है। ऐसी व्याख्या करने वाले पर्चे का डिजाइन तैयार करने में तीनों धर्मों के गुरु शामिल किए गए। वे पर्चे पूरे देश में वितरित किए गए। इससे हर समुदाय के लोगों को परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोध के महत्व को समझने तथा स्वीकार करने में मदद मिली। मुस्लिम नेताओं ने एक फतवा भी जारी किया, जिसमें अस्थायी बंध्याकरण को छोड़कर
गर्भ निरोध के सभी तरीकों को इस्लाम के तहत मान्य बताया। धार्मिक नेताओं को शामिल करने के अलावा ज़मीनी स्तर पर सरकार ने फील्ड कर्मी भी तैनात किए गए। वे घर घर जाकर शादीशुदा जोड़ों को छोटे परिवार की अहमियत बताते थे। ग्रामीण महिलाओं के लिए गर्भ निरोध को ज़्यादा आकर्षक बनाने के मकसद से आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया गया। एक निश्चित अवधि के लिए परिवार नियोजन अपनाने पर महिला को कम ब्याज दर पर छोटा कर्ज दिया जाता था। शादी की औसत उम्र भी बढ़ी। यह 1997 में 18.6 साल थी, जो 2002 में 19.2 साल हो गई। इन कार्यक्रमों की सफलता से सालाना जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। यह 1970 से 1980 के 2.34% से घटकर 2000 में 1.49% और 2018 में 1.1% रह गई। विश्व बैंक के अनुसार इंडोनेशिया की सकल प्रजनन दर 2020 में 2.32 थी। 1980 के दशक में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के बाद उसका निजीकरण कर दिया गया। इसके मूल में यह विचार था कि अनचाहे गर्भधारण को कम से कम रखा जाए और गर्भ निरोधक तथा परिवार नियोजन का इस्तेमाल जारी रहे। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए छोटा परिवार संपन्न परिवार का नारा भी दिया गया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें तय की गईं। पहला, परिवार गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करें। दूसरा, शादी की उम्र बढ़े। तीसरा, शादी के तत्काल बाद दंपत्ति पहला बच्चा न करें। चौथा, माताएं बच्चों को स्तनपान कराएं। पाँचवां, 2 बच्चों में अंतराल रखा जाए। देशवासियों ने भी इन लक्ष्यों को हाथों हाथ लिया। इस कार्यक्रम ने लोगों को जिस तरह बदलाव के लिए प्रेरित किया, उससे यह महज एक कार्यक्रम या नीति न रहकर आंदोलन बन गया। लोगों को गर्भ निरोधकों के मामले में सरकार पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यही नहीं, उन्हें देश के परिवार नियोजन खर्च में आर्थिक योगदान के लिए भी राजी किया गया। इंडोनेशिया की गैर सरकारी एजेंसियों ने परिवार नियोजन के फैसलों में पुरुषों को शामिल करने के महत्व को भी समझा है। सफलता की राह पर देश को निरंतर आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी था। साल 2007 में कंडोम इस्तेमाल का अनुपात 1.2% और पुरुष वंध्याकरण का 0.2% था। यह 2010 में घटकर क्रमशः 1.1% और 0.1% रह गया। देश में परिवार नियोजन भले सफल रहा हो, इंडोनेशियाई पुरुषों को परिवार नियोजन और गर्भ निरोध के तरीकों के बारे में सीमित जानकारी है अथवा कोई जानकारी नहीं है। वहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं को लक्ष्य करके तैयार किए गए, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक नज़रिए से इन महिलाओं का अधिकार क्षेत्र माना जाता है। इंडोनेशियाई परिवारों में परिवार नियोजन के उपायों की स्वीकार्यता बढ़ाने के मकसद से नई रणनीतियाँ बनाई गई हैं। इसके तहत परिवार नियोजन के हर क्षेत्र में पुरुषों से जुड़े कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे। पुरुष परिवार कल्याण समूह गठित करने की भी पहल की गई है। ये ऐसे मंच होंगे जहां लोग अपने शक शुबा दूर कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में यकीन करने वाले पुरुष अपने समुदाय के दूसरे पुरुषों को प्रोत्साहित करेंगे। बांग्लादेश। पाकिस्तान से 1971 में आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश ने परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया और समाज में महिलाओं की हैसियत सुधारने की कोशिश की। देश ने 1973 में ही जनसंख्या नीति अपना ली थी। सरकारों ने 25 वर्षों तक उसका पालन किया, जिससे गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल नाटकीय रूप से बढ़ गया। यह 1975 के 7% से बढ़कर 1997 में 49% हो गया। हालांकि इसके बावजूद वहाँ मातृ मृत्यु दर अधिक थी। प्रजनन दर भी 1975 में 6.82 के उच्च स्तर पर थी, जो 1997 में घटकर 3.48 पर आ गई। काहिरा में 1994 में आयोजित जनसंख्या एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बांग्लादेश ने ICDP की प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य की परिभाषा को अपनाने का फैसला किया। देश के नीति निर्माता एकीकृत सेवा सुलभ कराने का ढांचा शुरू करने पर सहमत हुए।
इस कार्यक्रम के तहत सभी पक्षों ने परिवार नियोजन की नीतियों को बेहतर बनाने तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। पुराने ढांचे में शादीशुदा महिलाओं को प्रशिक्षित करके परिवार कल्याण सहायिका के तौर पर नियुक्त किया जाता था, ताकि वे बांग्लादेश की ग्रामीण आबादी में परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं दे सकें और लोगों को समझा बुझा सकें। सरकार एक तरफ बंध्याकरण को परिवार नियोजन के उपाय के तौर पर बढ़ावा दे रही थी, तो दूसरी तरफ ये परिवार कल्याण सहायिकाएं ग्रामीण इलाकों में गोलियों और गर्भनिरोध के दूसरे उपायों के बारे में बता रही थीं। बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में 1978 से 1997 के दरमियान जितनी गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल किया गया, उसका 85% इन्हीं परिवार कल्याण सहायिकाओं ने वितरित किया था। हालांकि एक कमी तो थी कि ये महिलाएं स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थीं। गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभावों से निपटने का तरीका उन्हें नहीं मालूम था। यह भी पाया गया कि ये सहायिकाएं शिक्षित महिलाओं के पास ही जाती थीं, अशिक्षित महिलाओं के पास नहीं, जिन्हें वास्तव में गर्भनिरोधक गोलियों से अधिक फायदा होता। बांग्लादेश के पितृसत्तात्मक समाज में, जहां महिलाओं की हैसियत कमतर होती है, सिर्फ महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए इस कार्यक्रम के तहत सीमित सेवाएं ही उपलब्ध कराई जाती थीं। पुरुषों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। 1997 में बांग्लादेश ने स्वास्थ्य एवं जनसंख्या क्षेत्र रणनीति बनाई, जिसमें ICDP के प्रावधान शामिल किए गए। उस रणनीति की खास बातें हैं: पहला, परिवार नियोजन को अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना। दूसरा, जनसांख्यिकी आधारित नज़रिया के बजाय व्यक्ति आधारित नज़रिया अपनाना। तीसरा, बेहतर गुणवत्ता वाली देखभाल। चौथा, कार्यक्रम का डिजाइन तैयार करने और उसकी निगरानी में सभी पक्षों को लगातार शामिल करना। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार कल्याण सहायिकाएं तैनात की गईं। ये स्वास्थ्य केंद्र उन जगहों पर थे जहां समुदाय रहते थे और उनका रखरखाव समुदाय स्वयं करते थे। इन स्वास्थ्य केंद्रों में से आवश्यक और अन्य सेवाएं मुहैया कराई जाती थीं, लेकिन यहाँ उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की संख्या कम रहती थी। फोकस उन परिवारों पर होता था जिन्हें इन स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में दिक्कत होती थी। यही कारण था कि शुरू में घर घर जाने की व्यवस्था को बदलकर ग्राम डिपो की व्यवस्था अपनाई गई। यहाँ से आसपास रहने वाले परिवारों को गर्भ निरोधक दिए जाते थे। इन बदलावों के बावजूद USAID के एक अध्ययन में पता चला कि बांग्लादेश को 17% महिलाओं की परिवार नियोजन के आधुनिक उपायों तक पहुंच नहीं थी। हालांकि 99% महिलाएं परिवार नियोजन के कम से कम 7 तरीकों के बारे में जानती थीं। अध्ययन में यह भी पता चला कि शहरी इलाकों की 63% और ग्रामीण इलाकों की 62% महिलाएं अधिक बच्चे नहीं चाहती थीं। इस बड़ी संख्या के बावजूद सिर्फ 6% ग्रामीण और शहरी मिलाकर महिलाओं ने अस्थायी बंध्याकरण का विकल्प चुना, जबकि 52% ने मौखिक गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल किया। इसका एक कारण यह धारणा हो सकती है कि इस्लाम में अस्थायी बंध्याकरण की मनाही है। UNFPA के 2003 के एक अध्ययन में पता चला कि देश के 54% दंपत्ति पर गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करते थे और उनमें से 4% ने कंडोम का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश पितृसत्तात्मक समाज है। इसके बावजूद यहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम से पुरुषों को अक्सर बाहर रखा गया। दूसरी तरफ महिलाओं को अपने परिवार के फैसले लेने की इजाज़त नहीं है। इस अध्ययन में यह भी पता चला कि जिन महिलाओं के बेटे हुए उनका परिवार छोटा था। बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम होने के बावजूद वह धर्मनिरपेक्ष देश है। वहाँ की सरकार ने देश की आज़ादी के समय से परिवार नियोजन का समर्थन किया है। उसने मौलवियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की है। यहाँ रोचक बात यह है कि बांग्लादेश के मौलवी परिवार नियोजन के पूरी तरह खिलाफ नहीं है, लेकिन वे महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं। वे चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ माताएं और पत्नियां बनकर रहें।
पाथफाइंडर RUSAID ने नागरिकों में परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ाने में इमामों का साथ पाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया। इसका असर यह हुआ कि इमामों ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर से परिवार नियोजन के महत्व और उसके उपायों के बारे में घोषणा करने की अनुमति दी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, विश्व स्तनपान दिवस जैसे विशेष आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए भी उन्हें साथ लिया गया। बांग्लादेश में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में इसका बड़ा सकारात्मक असर रहा, क्योंकि मस्जिद से की जाने वाली या इमाम की तरफ से होने वाली घोषणाओं को लोग जल्दी स्वीकार करते हैं। साल 2020 में बांग्लादेश की सकल प्रजनन दर 2.067 थी। इससे पता चलता है कि परिवार नियोजन नीतियां लागू करने के लिए जो प्रयास किए गए उनके नतीजे बेहद अच्छे रहे हैं। तुर्की लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मध्य पूर्व का देश है। वहाँ की आबादी 8.4 करोड़ है, जिनमें 98.6% मुसलमान हैं। साल 1927 से 2000 के दौरान वहाँ आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। हालांकि आबादी बढ़ने की दर 1940 से 45 में 1.06% से लेकर 1955 से 60 में 2.85% की ऊंची दर के बीच घूमती रही। तुर्की दुनिया का 17वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। वहाँ मौजूदा जनसंख्या वृद्धि दर 1.09% और सकल प्रजनन दर 2.02 है। जाहिर है कि तुर्की में हाल के वर्षों के दौरान जनसांख्यिकी में बड़े बदलाव हुए हैं। 1920 के दशक की शुरुआत में तुर्की की आबादी सिर्फ 1.3 करोड़ थी। 1911 से 1920 के युद्ध के दौरान वहाँ काफ़ी लोग मारे गए। उसके बाद देश ने ज़्यादा बच्चों वाली नीति अपनाई, गर्भनिरोधकों के आयात पर रोक लगा दी गई और सरकार बड़े परिवारों को आर्थिक मदद देने लगी। कमाल अतातुर्क 1923 से 1938 भी देश की आबादी बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सरकारी नीतियां भी उसी प्रकार बनाई गईं। नतीजा यह हुआ कि 1938 में शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 17 साल और लड़कियों के लिए 15 साल कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय बड़े परिवारों को ग्रांट देने लगा। 6 या इससे अधिक बच्चा पैदा करने वाली महिलाएं पुरस्कृत की जाने लगीं। गर्भनिरोधकों के आयात और उनकी बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। तुर्की दंड संहिता 1926 में स्वास्थ्य कारणों के अलावा किए जाने वाले गर्भपात को अपराध घोषित कर दिया गया। हालांकि उस पर अमल नहीं हो पा रहा था। कई अध्ययनों से पता चला कि वहाँ बड़े पैमाने पर गर्भपात हो रहे थे। 1958 में डॉक्टर जियाद दरमस, डॉक्टर नेकहेड इरेनस, प्रोफेसर नसीत इरेज और डॉक्टर ज़ेकाई ताहिर बुराक जैसे प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों ने जनसंख्या नीति बदलने और गर्भनिरोध के उपायों को कानूनी मान्यता दिलाने की पहल की। बुराक जाने माने विशेषज्ञ और अंकारा में एक बड़े प्रसूति अस्पताल के प्रमुख थे। उन्होंने देखा कि अनेक महिलाएं खुद गर्भपात की कोशिशों के बाद गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती होती थीं। उनमें से अनेक की मौत हो जाती थी। महिलाएं अनचाहे गर्भ और असुरक्षित गर्भपात के विपरीत प्रभावों से किस तरह जूझ रही हैं, यह दिखाने के लिए उन्होंने अस्पताल में आने वाले मामलों के आंकड़े दर्ज किए। उसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि असुरक्षित गर्भपात के कारण माताओं की मृत्यु बढ़ गई है। ऐसी मौतों को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए और गर्भनिरोधकों को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। उसके बाद कई घटनाएं हुई जिनका नतीजा यह निकला कि मंत्रालय ने कुछ खास चिकित्सा परिस्थितियों में सुरक्षित गर्भपात को स्वीकार कर लिया। हालांकि नीतियों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन यह स्वीकृति तुर्की में पहली बार परिवार नियोजन को वैधता दिलाने का आधार बनी। सैन्य क्रांति 1960 के बाद कई विधायी और रेगुलेटरी सुधार हुए जिसमें जनसंख्या नियोजन के लक्ष्य पर फोकस किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य आयोजना संगठन के बीच चर्चा से इस बात पर सहमति बनी कि पारंपरिक नीति में बदलाव जरूरी है।
इस तरह पहली पंचवर्षीय विकास योजना में आबादी बढ़ने की ऊंची दर की समस्याओं पर फोकस किया गया, गर्भनिरोध विरोधी कानूनों को खत्म करने की पहल की गई और उनकी जगह परिवार नियोजन के कानून बने। तय किया गया कि आमजनों को परिवार नियोजन की शिक्षा दी जाएगी। यह नीतिगत बदलाव मुख्य रूप से इसलिए संभव हुआ क्योंकि हर साल वहां बड़ी संख्या में गर्भपात हो रहे थे। इसके अलावा खेती का मशीनीकरण और तेजी से बढ़ता शहरीकरण जगह और दूसरे सीमित संसाधनों वाले शहरों के लिए चुनौती बन रहे थे। इसलिए जनसंख्या आयोजना कानून 1983 में पूरे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने तथा उसके लिए फंड की व्यवस्था करने की कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया। पढ़े लिखे लेकिन कम जानकार समूहों ने इसका भी विरोध किया। उनका मानना था कि बड़ी आबादी का मतलब बड़ा बाजार होगा। अगर तुर्की की आबादी अधिक होगी तो उसकी सेना भी बड़ी होगी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसकी आवाज़ अधिक मजबूत होगी। अनेक स्त्री रोग विशेषज्ञ सिर्फ इसलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी प्रैक्टिस प्रभावित होगी। इसलिए समय समय पर परिवार नियोजन के खिलाफ प्रचार चलते रहे, जैसे गर्भ निरोधक नुकसानदायक होते हैं, लेकिन यह विरोध मेडिकल प्रकृति के थे। धार्मिक प्रकृति का कोई विरोध सामने नहीं आया। तुर्की के राष्ट्रपति ने 2019 में जन्म नियंत्रण की इसलिए निंदा की क्योंकि उन्हें लगा जन्म नियंत्रण और परिवार नियोजन से देश की आबादी कम हो गई है। एक संस्था के रूप में परिवार को खत्म करने में तथाकथित भूमिका के लिए उन्होंने मीडिया की भी आलोचना की। तुर्की की मौजूदा जनसांख्यिकी पर नज़र डालें तो पता चलता है वहाँ की आबादी काफ़ी युवा है। वहाँ 67% लोग 15 से 64 आयु वर्ग के हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर 1.09% है, जो धीमी है। प्रति महिला सकल प्रजनन दर 2.046 है। मलेशिया 20वीं सदी के ज़्यादातर वर्षों में मलेशिया प्रायद्वीप की आबादी सालाना 2.4% से अधिक दर से बढ़ी। साल 1931 में यहाँ की आबादी सिर्फ 38 लाख थी, जो 2001 में 1.85 करोड़ और 2020 में 3.2 करोड़ हो गई। मलेशिया का आधिकारिक धर्म इस्लाम है, लेकिन वहाँ भारतीय और चीनी समेत अलग अलग नस्लों के लोग रहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले आबादी बढ़ने की प्रमुख वजह चीन से बड़ी संख्या में लोगों का आना था। वे टीन की खदानों में काम करने और व्यापार की तलाश में आते थे। भारतीय भी काफ़ी संख्या में आए, जिन्हें तेज़ी से बढ़ते रबड़ उद्योग में काम करने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन दूसरे देशों से लोगों का आना थमने के बाद भी आबादी बढ़ती रही। 1950 के दशक के आखिर से ऊंची प्रजनन दर के कारण वहाँ की आबादी तेज़ी से बढ़ी। विश्व युद्ध के बाद 40 पार के लोगों ने शादियाँ करनी शुरू कर दी और उनके बच्चे होने लगे। अभी मलेशिया की सकल प्रजनन दर 2.01 है। एक रोचक बात यह है कि 1960 के दशक के पूर्वार्ध तक मलेशिया की विकास योजनाओं में परिवार नियोजन का कोई स्थान नहीं था और उसे अपेक्षाकृत कम आबादी वाला देश माना जाता था। इसलिए सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को विकास में बाधा के तौर पर नहीं देखा। लेकिन लंबे समय तक जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रहने के कारण पनपी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, आर्थिक परेशानियों और बढ़ती जागरूकता के मद्देनज़र सरकार का रवैया बदला। लोगों की कमाई में अंतर, रोजगार, बेरोजगारी और कम रोजगारी पर सर्वे तथा देश की सीमित संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण परिवार नियोजन नीतियां तत्काल अपनाई गई। इन नीतियों में जल्दी बच्चा होने पर मां और शिशु की सेहत पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव पर भी ध्यान दिया गया। 1962 से 1965 तक कृषि तथा और सहकारिता मंत्री और बाद में शिक्षा मंत्री रहे एम खीर जोहरी देश के उन पहले नेताओं में हैं जिन्होंने बढ़ती आबादी पर चिंता जताई। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को राष्ट्रीय विकास योजना 1966 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को शामिल करना चाहिए। उसका नतीजा यह रहा कि सरकार ने परिवार नियोजन को जीवन पद्धति के रूप में अपनाने के अलावा उसे माँ और शिशु की सेहत सुधारने के उपाय और परिवार कल्याण के तौर पर प्रचारित किया। पहले डर था कि मलेशिया में परिवार नियोजन का व्यापक धार्मिक विरोध होगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह विरोध बेहद कम रहा।
चिकित्सा जगत के लोगों ने भी सरकार को सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया। इससे पूरे देश में अच्छी चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं तथा परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध हुईं। परिवार नियोजन को लेकर मुख्य चिंता यही थी कि क्या यह इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है। इसके जवाब में खीर जौहरी ने दूसरे इस्लामी देशों का उदाहरण दिया जिन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया था। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि परिवार नियोजन की पहल को स्वीकार करने में सरकार का किसी के साथ जबरदस्ती करने का इरादा नहीं है, चाहे वह मुसलमान हो या गैर मुसलमान। जनसंख्या प्रोजेक्ट 1973 से 78 में आबादी की समस्या के प्रति बहुमुखी नजरिया अपनाया गया। परिवार नियोजन का दायरा सिर्फ प्रजनन दर घटाने तक सीमित नहीं रहा, समस्त परिवार कल्याण को उसमें शामिल किया गया। वह प्रोजेक्ट परिवार नियोजन की पहल मजबूत और सघन बनाने के लिए तैयार किया गया। साथ ही इसमें माताओं और शिशुओं से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या को शामिल करने का प्रावधान भी किया गया। प्रोजेक्ट में विशेष परिवार नियोजन सेवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान किए गए। इनमें शादी और जेनेटिक काउंसलिंग, बांझपन का इलाज और कैंसर की जांच शामिल थे। एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई जिसमें बायोमेडिकल रिसर्च को बढ़ावा मिले। एनएफपीपी के बहुमुखी दृष्टिकोण ने जीवन स्तर और महिलाओं की दशा सुधारने वाले सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का समर्थन किया। 1970 के दशक के उत्तरार्ध और 1980 के दशक के पूर्वार्ध में कई घटनाएं हुईं जिनसे आबादी कम रखने वाली नीति की जगह आबादी बढ़ाने वाली नीति ने ले ली। उन घटनाओं में इस्लामी कट्टरवाद का उभार, औद्योगिकरण की वजह से श्रमिकों की कमी और डॉक्टर महातिर मोहम्मद का मलेशिया का चौथा प्रधानमंत्री बनना शामिल है। इस्लामी कट्टरवाद के उभरने के साथ इस्लाम की शिक्षा की व्याख्या अलग तरह से की गई। कहा गया कि इस्लाम आबादी बढ़ाने का पक्षधर है। नतीजतन परिवार नियोजन पर फोकस कम हो गया। परिवार का विकास तथा प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। हालांकि सामाजिक बदलाव की शक्तियों, जिनमें देर से शादी भी शामिल है, के कारण प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आई और आबादी बढ़ने वाली नीति का असर चंद सालों तक ही रहा। कृपया इसे फिर से सुन लें। और आबादी बढ़ाने वाली नीति का असर चंद सालों तक ही रहा। ईरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। परिवार नियोजन को बिना अनिवार्य किए और बिना गर्भपात के उसने जन्म दर में बड़ी गिरावट लाने में सफलता पाई है। इस मायने में ईरान की उपलब्धि अनेक विकसित देशों के बराबर है। ईरान उन शुरुआती देशों में है जहां विकास योजनाओं में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शामिल किया गया। इसके परिवार नियोजन कार्यक्रम को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी एक मॉडल के तौर पर मानता है। यहाँ 1985 में प्रति महिला औसतन 5.6 बच्चों को जन्म देती थी। साल 2020 में यह जन्म दर घटकर 1.6 रह गई। यह गिरावट शहरी के साथ ग्रामीण इलाकों में भी आई है। 1976 में सिर्फ 34% लोग परिवार नियोजन का तरीका अपनाते थे। 2020 में उनकी संख्या बढ़कर 74% हो गई। इस दौरान महिलाओं की शादी की औसत उम्र 19.7 वर्ष से बढ़कर 22.4 वर्ष हो गई। इसे जनसंख्या में गिरावट का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यहाँ जन्म दर नियंत्रित करने और उसमें गिरावट लाने का फैसला 1960 के दशक में लिया गया। 1967 में जन्म नियंत्रण कार्यक्रम और जनसंख्या नीति अपनाई गई। ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रज़ा शाह के समय लोग परिवार नियोजन के तरीके अपनाने लगे थे, लेकिन उस समय बदलाव अधिक नहीं आया क्योंकि तब नीतियों के अमल में उलेमाओं को शामिल नहीं किया गया। शाह को लगता था कि जनसंख्या वृद्धि दर घटाने वाली नीतियों को लागू करने में उलेमा बाधक बनेंगे। हालांकि ज़्यादातर उलेमा मानते थे कि परिवार नियोजन फ़ायदेमंद है और इस्लाम में इसकी इजाज़त है, लेकिन उलेमाओं को शामिल न करने से धर्म भीरू ईरानियों में भ्रम की स्थिति बन गई, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां ज़्यादातर लोग अशिक्षित और मार्गदर्शन के लिए उलेमाओं पर निर्भर थे। शहरों और गाँवों
में रहने वाले शाह विरोधी अनेक धर्मभीरू ईरानी परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाते अगर उलेमा उन्हें ऐसा करने को कहते। कहने का मतलब यह है कि अगर शाह की सरकार धर्मगुरुओं का समर्थन लेती और परिवार नियोजन के पक्ष में फतवा जारी करवाती तो उनके समय में यह कार्यक्रम और अधिक सफल होता। ईरान में परिवार नियोजन नीतियां अपनाए जाने के बावजूद राजनीतिक अशांति 1977 से 1979 और अंततः 1979 की क्रांति के कारण सरकार ने इन उपायों को अधिक महत्व नहीं दिया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय गर्भ निरोध और परिवार नियोजन के दूसरे उपाय उपलब्ध तो करा रहा था, लेकिन उन कार्यक्रमों में कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ता था। सभी ग्रामीण इलाकों तक परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही थीं। इराक के साथ युद्ध 1980 से 1988 के बीच आबादी बढ़ने की समस्या की अनदेखी की गई और 1976 से 1986 के दरमियान ईरान की जनसंख्या वृद्धि दर 3.4% हो गई। वास्तव में यहाँ परिवार नियोजन के समर्थन वाली नीति की जगह परिवार नियोजन के विरोध वाली नीति लागू हुई। उलेमाओं ने युद्ध के कारण महिलाओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करने को कहा, लेकिन युद्ध के बाद स्थिति बदली और सरकार को बढ़ती आबादी के नतीजों का सामना करना पड़ा। खाने पीने की चीज़ों और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ गई। उलेमाओं को भी इस बात का एहसास हुआ कि बड़ी आबादी एक खुशहाल इस्लामी देश के सिद्धांत के खिलाफ होगी। सरकार की चिंता यह थी कि आम लोग इन नई नीतियों को किस तरह अपनाएंगे, क्योंकि नई नीतियां पुरानी नीतियों के बिल्कुल उलट थीं और धार्मिक नेताओं ने ही पुरानी नीतियों का प्रचार किया था। जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने नीतियों में बदलाव का समर्थन किया तो सरकार और उलेमाओं का काम आसान हो गया। खुमैनी ने फतवा जारी करते हुए कहा कि माता पिता और उनके पहले से मौजूद बच्चों की सेहत का महत्व सबसे ऊपर है। उन्होंने इस्लाम के कायदे में परिवार नियोजन की इजाज़त दी। इससे लोगों में नई नीतियों के प्रति स्वीकार्यता बढ़ी। एक ऐसे ही फतवा में खुमैनी ने कहा, अगर किसी महिला का स्वास्थ्य खराब है और आगे बच्चे को जन्म देने पर जोखिम हो सकता है तो बंध्याकरण किया जा सकता है। गौरतलब है कि इस्लाम में आम तौर पर बंध्याकरण की इजाज़त नहीं है। मीडिया में इमाम अली पैगंबर के दामाद और शिया इस्लाम में एक प्रमुख शख्सियत के विचारों को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि छोटा परिवार सुखी परिवार होते हैं। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली कुरान और हदीस की आयतों का भी प्रचार किया गया। इन कार्यक्रमों की सफलता का मुख्य कारण सरकार की तरफ से लोगों को दिलाया गया यह भरोसा था कि परिवार नियोजन इस्लामी मान्यताओं का हिस्सा है। इसके लिए धर्म ग्रंथों से उदाहरण दिए गए। शिक्षा और जागरूकता अभियानों के जरिए यह संदेश पूरे देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में प्रसारित किया गया। मुस्लिम बहुल देशों में परिवार नियोजन अपनाने के लिए यह जागरूकता निहायत जरूरी है। अतीत में अनेक लोगों ने परिवार नियोजन को इस्लाम विरोधी करार दिया, जिसका असर दुनिया भर में बड़ी संख्या में मुसलमानों पर हुआ। इसलिए जब धार्मिक नेता गर्भ निरोध के तरीकों की इजाज़त देते हैं तो समुदाय के स्तर पर परिवार नियोजन को अपनाने में बड़ा फर्क पड़ता है, खासकर विकासशील देशों के ग्रामीण इलाकों में। परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के बाद खुमैनी ने जब महिलाओं से फिर ज़्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए कहा है, क्योंकि देश की आबादी की औसत उम्र बढ़ गई है। सकल प्रजनन दर में बड़े बदलाव से आबादी में उम्र का ढांचा भी बदल गया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि साल 2100 तक ईरान की 30.9% आबादी 65 या इससे अधिक की होगी। बड़े परिवार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बोनस योजना का ऐलान किया है। इसके तहत हर बच्चे को जन्म पर माता पिता के खाते में $950 जमा किए जाएंगे। इसके अलावा बच्चे की उम्र 18 साल होने तक हर साल $95 मिलेंगे। 20 साल का होने के बाद वह बच्चा पढ़ाई, घर या शादी के लिए रकम निकाल सकता है। लेकिन महंगाई की ऊंची दर और रहन सहन का खर्च बढ़ने के कारण ज़्यादातर परिवार अधिक बच्चे पैदा करने से बचते हैं। बच्चे कम होने पर जीवन स्तर बेहतर होता है। ऐसे में इस बात पर संदेह है कि ईरानी महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करने को इच्छुक होंगी। निष्कर्ष:
ऊपर बताए विभिन्न देशों के लगभग सभी उदाहरणों में यह बात स्पष्ट है कि जन्म नियंत्रण या आबादी नियंत्रण के कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण रहे हैं। किसी समुदाय में परिवार नियोजन की स्वीकार्यता के लिए एक संकल्प जरूरी है। यह संकल्प उनके धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रभावित होता है। परिवार नियोजन के संदर्भ में मान्यता यह है कि इस्लाम की शिक्षा इसके खिलाफ है। जिन देशों में इस्लाम आधिकारिक धर्म है वहाँ और जहाँ बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, वहाँ परिवार नियोजन नीतियाँ अपनाने से यह बात स्पष्ट होती है कि इस्लाम में परिवार नियोजन के खिलाफ होने की धारणा गलत है। इन उदाहरणों से यह बात भी स्पष्ट होती है कि साक्षरता, खासकर महिलाओं में इसके बढ़ने और कामगार वर्ग में महिलाओं के शामिल होने से सकल प्रजनन दर में गिरावट आती है। इसका कारण यह है कि महिलाओं को गर्भनिरोध के आधुनिक तरीकों, उसके दुष्प्रभावों और उससे निपटने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। अनेक मामलों में ग्रामीण इलाकों की महिलाएं परिवार नियोजन की पहल से दूर रहती हैं क्योंकि वे महिला डॉक्टर के साथ ही सलाह मशविरा करना पसंद करती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में महिला कर्मियों की कमी से अक्सर परिवार नियोजन की योजनाएं विफल हो जाती हैं। सामाजिक, आर्थिक हैसियत और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली व्यवस्था से भी किसी देश में गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल तय होता है। इन उदाहरणों में से एक बात सामने आती है और वह है परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी। यह विचार पूरी तरह सही नहीं है कि परिवार नियोजन महिलाओं की जिम्मेदारी है। इसकी सफलता के लिए पुरुषों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ऊपर बताए उदाहरणों से यह बात भी स्पष्ट होती है कि धार्मिक मान्यताएं अक्सर परिवार नियोजन कार्यक्रमों में बाधा बन सकती हैं। ईरान और बांग्लादेश जैसे रूढ़िवादी मुस्लिम देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए सफल हुए क्योंकि धर्मगुरुओं को उनमें शामिल किया गया और परिवार नियोजन के समर्थन में धर्म ग्रंथों के अंशों का जिक्र किया गया। धर्मगुरुओं को शामिल किए जाने से हमेशा सफलता मिली है क्योंकि विकासशील देशों के ग्रामीण इलाकों में लोग मार्गदर्शन और सलाह के लिए उन्हीं पर निर्भर होते हैं। जहाँ भी धार्मिक विरोध का सफलतापूर्ण निदान किया गया और उलेमाओं को विरोधी के बजाय सहयोगी बनाया गया, वहाँ सफलता मिली। धन्यवाद।